सबसे पहले तो आईपीओ में जब भी हम देखते हैं यार, फॉर्म तो फिल करते हैं हर जगह पर, वो उसका पे भी कर देते हैं, लेकिन यार आईपीओ लगता नहीं है तो तो कैसे आईपीओ लगने का कोई ऐसा है, क्या टेक्निक है? आईपीओ लगता नहीं है। यदि आप खेती करेंगे और एक गमले में खेती करेंगे और आप कहते हैं कि मेरे मतलब गेहूं इतना नहीं हुआ कि मेरा साल भर निकल जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप एक आईपीओ लगाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं, वो भी कभी लगा दिया कभी नहीं लगाया। यदि आप प्रोफेशनल लगाएंगे तो क्या होगा? जरा सोचिए, हम इंडियन हैं, हिंदू हैं, तो हम इंडियन यदि हैं तो पहली बात तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आपकी इनकम, आपकी वाइफ की इनकम, आपके पापा की, मम्मी की, आपके बच्चों की इनकम, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग मानते हैं। हमें मान के चलते हैं इस बार हमारी फैमिली ने इतना कमाया, तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं मेरे नाम से ही आईपीओ लगाऊंगा? आपके फैमिली में यदि 6 मेंबर्स हैं, आपकी सिबलिंग भी होंगे 10 मेंबर्स हैं, तो उन सबके नाम से आईपीओ एप्लीकेशन लगाइए ना। सबके नाम से 10 डीमेट अकाउंट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होगा कि आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी? जब 10 लगाएंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाइए, नंबर ऑफ पैन कार्ड बढ़ाइए। आपके यहाँ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, इनको सिखाइए कि ये अपना पैसा लगाए, डिसीजन आप लेंगे और किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है और कब बेचना है। कब बेचना वाला डिसीजन आपने लिया, इतने में आपका काम हो गया। तो नंबर ऑफ पैन कार्ड अपने फैमिली में बढ़ाइए, जिससे आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यदि कोई इश्यू 10 टाइम होता है और आपकी फैमिली से 10 एप्लीकेशन लग गई, तो एक अलॉटमेंट आएगा ना आपको। करेक्ट। और आप एक लगाएंगे तो फिर तो 10 में से एक में आपकी लॉटरी लगेगी, जब लगेगी। करेक्ट। तो अपने फैमिली को बढ़ाइए, फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ाइए। ये आईपीओ इन्वेस्टिंग ऐसा तरीका है जो आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ाता है। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आपके बुआ जी हैं, है ना? बुआ जी के पास एक बार मिठाई का डब्बा लेके जाइए और उनको एक साड़ी लेके जाइए। 2-4 बार जाएंगे तो कहेगा भतीजा मेरा बहुत अच्छा है। जिस दिन बुआ जी का मन ठीक हो, उस दिन का बुआ जी आपका पेन नंबर है, आप यूज नहीं कर रहे हो, मैंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, आईपीओ लगाता हूँ, आपके नाम से भी लगा लूं क्या? आप मुझे पैसा दे दो, डिसीजन मैं लूंगा, जो मुझे देना हो आप मुझे दे देना। बुआ जी क्या कहेंगे? बच्चा अच्छा है यार, देखो रोजाना मिठाई लाता है, कर लो। ठीक है, हो गया, एक और अकाउंट हो गया। वो कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है बुआ जी, पैसा तो मैं लगा दूंगा, बस मेरे को तो पेन नंबर चाहिए। आपका एक सेपरेट डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल लेता हूँ और डिसीजन मैं लूंगा, पैसा भी मैं लगा दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर कर लेंगे। बुआ जी खुश। फिर थोड़ा सा तैयारी कीजिए और 1-2 अलॉटमेंट आया, बुआ जी खुश, तो बुआ जी को पटाइए कि फूफा जी का अकाउंट भी खोल लेते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से 10, 15, 20 एप्लीकेशन यदि आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट आएंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बता दिया और 100% इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। बिल्कुल। ग्रेट। तो अभी इसमें सेकंड डिसीजन आता है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाएं और सेल करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा? ये यक्ष प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आईपीओ इन्वेस्टिंग करनी क्यों है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें 4 डिसीजन लेने होते हैं। नंबर 1, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। करेक्ट। ठीक है, और हम जितने डिसीजन लेते हैं उतनी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्वांट ट्रेडर, जैसा मैंने बताया, जिम साइमंस, इन्होंने 1988-89 से लेकर 2024 तक 66% सालाना रिटर्न जनरेट किया है। जरा सोचो, जिसने 66% रिटर्न जनरेट किया होगा वो तो 100% राइट ही होता होगा। 66% सीएजीआर, ये वॉरेन बफेट के रिजल्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट है। करेक्ट। यदि ऐसा है तो वो तो 100% सही होते होंगे। आपको क्या लगता है कितने परसेंट राइट होंगे? वो 52% ही राइट है। तो इसका मतलब यदि वो 52% राइट है, एज ए इन्वेस्टर आप और हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर 50% ही राइट होंगे। तो इसका मतलब यदि हमने 4 डिसीजन लेना है, यहां क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितने राइट हैं, क्वेश्चन ये है, यह सबसे बड़ा टास्क ये है कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लिटिल यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। बस यही गेम है। तो हम पहली बात तो 50% रॉन्ग होने वाले हैं, ये हमें मानना होगा। ये हमें 4 डिसीजन लेने हैं, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। व्हाट टू बाय, यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो आपको जो आईपीओ आएगा वही लगाना है। ये आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली हो गया। इसका मतलब आप गलती की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। दूसरा, हाउ मच टू बाय, भाई आपके पास पैसा कितना है? 15,000 रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जितना पैसा होगा उतना लगाएंगे। आप यदि 10 फैमिली मेंबर के नाम से लगा रहे हो और 15,000 रुपए लगा रहे हो, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आपके पास है। हाउ मच टू बाय, ये डिसीजन हो गया। व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, ये भी एक डिसीजन लेना होता है। तो व्हेन टू, जब आईपीओ आएगा तभी तो लगा पाएगा आप, तो ये भी डिसीजन हो गया। तो इसका मतलब कि 3 गलती तो आप नहीं करेंगे, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन एक ही बचता है, व्हेन टू सेल। व्हेन टू सेल में आप किसान को याद कर लो, वो क्या करता है?
किसान क्या करता है, जब भी फसल आती है बेचता है, वो ये नहीं देखता है कि अगले साल इसमें तेजी आएगी। बस आपको भी वही करना है। यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा 2 रूल ऑफ 15 एंड रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 15 क्या कहता है, यदि मेन बोर्ड का आईपीओ है तो लिस्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बेचना है। लिस्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर, लिस्टिंग जैसे जिस दिन लिस्टिंग हो रही है आईपीओ की, उसके 15 मिनट में आपको सेल करना है। किसान क्या करता है भाई, जैसे ही फसल आई, क्रॉप आपके पास आई और मंडी में लेके गया, बेच दिया। आपको भी मंडी में लेके गया, पहले 15 मिनट में बेच देना है, बात खत्म। और अगले आईपीओ देखिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, व्हाट टू बाय, वो पैसा वहां लगा, अगेन वो पैसा वहां लगा दो। एक तो रीजन हो गया। दूसरा होगा कि रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि यदि आप एसएमई आईपीओ लगाते हैं तो एसएमई में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो आपके व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इसमें लोट में काम होता है, यानी कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसा लोट में काम होता है। तो वहां यदि लिस्टिंग के टाइम पर 15 मिनट में जनरली प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, और वो शेयर जो लिस्टिंग के बाद में अपर सर्किट या डाउन सर्किट में भी कई बार चलता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस स्टॉक को, इस तरह के स्टॉक को, यानी कि एसएमई स्टॉक्स को हम 5 दिन में बेच लें मैक्सिमम। मेरा कोशिश तो ये रहती है कि फर्स्ट 3 डे में बेच लें। जनरली क्या होता है कि यदि फर्स्ट डे बायर सर्किट में है तो आप तीसरे दिन 2.5 दिन बाद में, जो 2.5 दिन का फंडा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बेच सकते हैं। तो उसको मैक्सिमम 5 दिन में आपको एग्जिट करना है। यदि आपने ये 2 रूल फॉलो कर लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान होने वाला है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, 90% या 80% इन्वेस्टर रूल तो फॉलो करते हैं यदि लिस्टिंग पॉजिटिव हो तो, और लिस्टिंग नेगेटिव हो तो कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कर लूंगा। बस वो नहीं करना है, बस वो नहीं करना है। यदि आपने ये रूल बिल्कुल फॉलो कर लिए तो आपको एक अच्छा आईपीओ इन्वेस्टर और एक अच्छा रिटर्न लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। करेक्ट। ये बात 100% सच है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा है और वो 120 130 हो जाता है, तो वो प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर 10 रुपये लॉस हो गया फिर भी वो बोलेंगे नहीं मैं पकड़ के रखूंगा जब तक ऊपर नहीं आता। मतलब ये कहीं ना कहीं खुद थोड़ी इमोशनल चीज़ें हैं। ये मैंने आपके भी एक स्पीच में सर कहीं तो सुना था, आपने भी समझेंगे 100 रुपये का कोई शेयर है, वो आपने 120 रुपये में सेल कर दिया तो जो आज 200 रुपये का है। तो कभी कभी हर किसी के मन में ऐसा रिग्रेट तो आता ही होगा कि काश मैंने वो स्टॉक को होल्ड कर लिया होता तो आज मेरे पास इतने होते हैं। ये रिग्रेट कहीं ना कहीं फ्यूचर के डिसीजन को बदलने में हेल्प करता है, नहीं करता है? देखिए सिंपल से हम बात करते हैं कि विप्रो 1979 में यदि आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो 500-600 करोड़ रुपए होते, लोग कहते हैं। लेकिन 1979 में आपने विप्रो में ही क्यों लगाया होता पैसा? दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। विप्रो की फुल फॉर्म पता है आपको? कंपनी की फुल फॉर्म वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल कंपनी लिमिटेड। विप्रो वो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, उसमें पाम ऑयल कंपनी हुआ करती थी। आप क्यों लगाते उसमें? विप्रो के ऑनर जो अजीम जी प्रेरणा जी थे, उन्होंने टाइम पर अपने आप को नए एवेन्यू में, नए सेक्टर में लेके आए, इसलिए ग्रो कर पाए। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? 1993 में यदि आपने इन्फोसिस में पैसा लगाया होता तो आज 35% सीजीआर रिटर्न आ रहा होता। लेकिन 1995 में इन्फोसिस जैसी 10 कंपनियां थी, आपने इन्फोसिस में क्यों लगाया होता? आपको सपना आ रहा है? करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है, कौन सी चीज मल्टीबैगर होगी या मल्टीबैगर को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मल्टीबैगर क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मल्टीबैगर ने आपको क्या रिटर्न दिया? 20 से 30% रिटर्न दिया है। आप स्विंग ट्रेडिंग करके ऐसा कुछ कर लें कि आपको 20 से 30% रिटर्न आ जाए, आपको मल्टीबैगर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, यदि मैं ये सोचूं कि 1979 में मैं स्टॉक मार्केट में था और मैंने 600 करोड़ मिस कर दिए, तो दोस्तों ये मान के चलें, यदि हमारे बुजुर्ग लोग नहीं मरते तो पूरी सेना हमारी होती। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसको रिग्रेट करना छोड़ें, ये मान लें कि जो आपको मिला है आपकी किस्मत में मिला है। करेक्ट। आप अपने डिसीजन को बेटर करें। मल्टीबैगर नहीं आएगा कभी भी हाथ में, और मल्टीबैगर के चक्कर में या ब्लू चिप के चक्कर में काउची आपके हाथ में रह जाएंगे। करेक्ट।